वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। हम कर रहे हैं आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जनरल एप्टीट्यूड। और ये हमने क्वेश्चन पेपर जो उठाया है ये है एपीएस 2017 का। इसके जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे वो मैंने कुछ आपको कल करवाए थे और कुछ इसके जो मैं आपको आज करवा रही हूँ। तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे नीचे का फ्रैक्शन होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे नीचे का फ्रैक्शन क्या है, इसमें जो 1 माइनस एक्स था उसको जब हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बनी, पूरी भिन्न 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और आगे जब हमने इसको सॉल्व किया एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, हमने सबसे नीचे का भिन्न सॉल्व किया है। उसके बाद हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 के अपॉन में जो चीज़ थी वो हमारी आंसर बनी है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमने इसको नोट करके इज इक्वल टू 1 लिख लिया है। ध्यान रखिए हमने सबसे नीचे की फ्रैक्शन सॉल्व की है जिसका आंसर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है। आगे बढ़ेंगे 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है और ये चला जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में। तो 1 के मल्टीप्लाई में जब ये बन जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स ही बनेगा और डिनोमिनेटर का 1 हम यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स बन जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई हम राइट साइड ले जा करके 1 में करेंगे तो ये बनेगा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो जो ये माइनस एक्स है ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड आके प्लस एक्स हो जाएगा तो अब बनेगा 3x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको काफ़ी सारे PYQ पहले भी करवाए हैं। मैथ्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड की। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने बार बार पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, होने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे नीचे का भिन्न सॉल्व किया है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को। जब हमने ये भिन्न सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। और इसके बाद हमने सीधे सीधे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पुट की। जब हमने क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट की तो एक चीज़ यहाँ पे क्या आई थी कि डिनोमिनेटर में एक पूरा का पूरा फ्रैक्शन आ रहा था। फ्रैक्शन को हमने उल्टा कर दिया और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप पॉज करके उसको देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर तो जनरल क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 102 है, अंतर 16 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। संख्याओं का योग यानी एक संख्या x दूसरी y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 102 हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करते हैं तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और राइट साइड में ऐड करके क्या आ रहा है 118। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 118 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाता है 59। एक संख्या हमारी 59 आ गई है। अब हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, आपने अलजेब्रा के क्वेश्चन किए होंगे ना, तो किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, आपके y निकल जाता है, ठीक है। आप ये समझिए कि अगर आपको अलजेब्रा आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तब मैंने y निकाला है यहाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 102 में हमने x की वैल्यू 59 पुट करी तो y क्या आ जाएगा 102 माइनस 59। और यहाँ से 102 माइनस 59 हमारा क्या बन गया है 43। तो एक नंबर, एक संख्या आ गई है 59, दूसरी आ गई है हमारी 43। अब हमने निकालना है इनका गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करना है। तो 59 इंटू 43 जब हम करते हैं तो सबसे पहले ये हमने मल्टीप्लाई किया, 3 9 जा के 3 नंबर कितना होता है आपके 27। तो इकाई का अंक 27 यानी पहले स्थान पे 7 केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमने इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं किया, आप चाहें तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में आप जल्दी टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले स्थान पे 7 था तो हमने ऑप्शन ए को टिक कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे एक गाय को खूंटे से इस प्रकार बांधा जाए कि वह गाय 9856 वर्ग मीटर भूमि को चर सके। अब ये 9856 वर्ग मीटर लिखा है, यानी ये क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है ना, ये क्या है, किसी एरिया का, किसी भूमि का क्षेत्रफल है, उस भूमि का जिसको गाय चर रही है, क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, गाय जब भी बांधी जाएगी और किसी खूंटे से बांधी जाएगी तो जब भी वो क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो वो क्या करती है, एक पूरा सर्कल बनाती है। अगर वो पूरे एरिया को चर जाएगी, पूरे एरिया को घास चरेगी, तो क्या हो जाएगा, वो पूरे एक वृत्त के क्षेत्रफल को कवर करती है। और उस वृत्त का जो, जिस वृत्त के क्षेत्रफल में वो घास चरती है, उस वृत्त का जो त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, वो क्या होता है, उस रस्सी की लंबाई जिस खूंटे से वो रस्सी बंधी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ओ पॉइंट पे अगर खूंटा बंधा हुआ है और ओ से और लास्ट पॉइंट तक अगर ये रस्सी की लंबाई है, तो जितना भी एरिया ये गाय घूमेगी चारों तरफ, वो क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र का एक क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 9856 क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। और माना जो रस्सी की लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या आर है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9856, यानी जो हमें इस भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856 डिवाइडेड बाई पाई। और पाई की वैल्यू, अगर आप मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाती है कि 22/7। फिर वही बात हो जाएगी कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे कोई भिन्न आती तो भिन्न उलट जाती है, यानी भिन्न का जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ जाएगा, गुणा में। तो ये बन जाएगा 9856 इंटू 7/22। अब हमें क्या करना है, 22 से 9856 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 तो डिवाइड होगा नहीं, और 7 से हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बाद में आर निकालने के लिए अंडर रूट निकालना है। और अंडर रूट निकालने के लिए हम फिर से भी क्या करते हैं, किसी नंबर के गुणनखंड करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो अभी हम 7 को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, 9856 में 22 से उसको हम डिवाइड करेंगे। जो इसको डिवाइड करके आएगा, फिर हम उसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और तब पता करेंगे कि हमारा जो आर है, यानी अभी जो आर स्क्वायर आ रहा है ना, बाद में वो आर बनेगा अंडर रूट में, वो कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 22 से हम क्या कर लेते हैं, 9856 को डिवाइड कर लेते हैं। टेबल आपको आनी चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। 30 नंबर की इस एग्ज़ाम में मैथ्स आई थी। ठीक है, 30 नंबर की मैथ्स आई थी और 120 नंबर का जीएस आया था। अगर आपका जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मैथ्स के 10 क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर करके आइएगा। अभी हम इसको 22 से 9856 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, 22 चौको आपका 88, और फिर से 22 चौको 88, और लास्ट में ये आ रहा है आपका 448 इंटू 7। आप डिवाइड कर सकते हैं, और ये आएगा 448 इंटू 7, ये आया हमारा आर का स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसके बाद आर। ठीक है, तो आर निकालने के लिए 7 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, और 448 का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। हमें क्या, स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो 448 के गुणनखंड जब मैं करती हूँ तो 2 से, सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 224 बनता है। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 112 बनेगा। फिर इसमें 2 से जाएगा और ये बनेगा आपका 56। ठीक है ना, फिर आगे हम 2 से इसको करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आपका 56, और फिर ये आगे बन जाएगा आपका 56 के बाद ये बनेगा 28 के बाद फिर से 2 से जाएगा, और फिर ये बनने वाला है आपका 28 के बाद ये आपका बनेगा 14, और 14 के बाद आपका क्या बनेगा, ये 7 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ देखिए, ये 228 और उसके बाद 2 ये 14, और लास्ट में ये 2 फिर आएगा और ये बनेगा 7। तो ये जो हमारा 448 है, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम गुणनखंड के रूप में अभी यानी फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 6 इसमें 2 आ रहे हैं, 6 2 आ रहे हैं इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7,
और एक 7 हमारे पास पहले से था। अब हमने जब r निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट यानी इनके अब पेयर बना लेते हैं। इसका रूट निकालना है ना हमें, तो पेयर पेयर से बना करके एक बार का, पहली बार का 1 2, 2 2, 3 2, 3 पेयर हैं 2 के तो 3 2 बाहर निकल गया, और 7 का एक पेयर है तो 7 बाहर निकल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 सते 56, 8 7 जार 56, यानी 56 मीटर जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या है, उस खूंटे की लंबाई जिससे गाय बंधी हुई है। आपको एक बार मैं सॉल्व करके दिखा दूँ कि हमने क्या किया। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856। पाई की वैल्यू अगर हम पहले पुट कर लें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856 बना है। इसके बाद आर स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड छोड़ दिया और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 9856 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब 22 के बाद हमने जो आगे आपको प्रोसेस दिखाया था, 22 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये क्या बना था हमारा, 448 बना था। और यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 इंटू 7, और बाद में हमने क्या करना है, आर निकालने के लिए इसका अंडर रूट कर देना है। और जब हमने इसका अंडर रूट किया तो हमने आंसर क्या पाया, इसका 56। साथ साथ आप काम भी करते रहिएगा, तभी आपको जो ये प्रैक्टिस है ना कैलकुलेशन की, ये तभी हो पाएगी जब आप साथ में करते रहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 56। तो देखिए जो मैथमेटिकल पार्ट है, अब आपके सिलेबस में अगर दिया कुछ भी है तो जहाँ तक पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मैथ्स का कुछ ना कुछ पार्ट एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। यहाँ पर एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं करवाया है क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन के लिए पूरी या तो ट्रिक चलती है या पूरा बेसिक समझना पड़ता है। तो इसे हम जब आपकी डिमांड होगी तो पूरे कैलेंडर के हम आपको तरीके करवाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1/5 लेस देन 1/x प्लस 1 लेस देन 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले 1/5 लेस देन 1/x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली जैसे इज इक्वल टू में सॉल्व करते वैसे ही करेंगे। x प्लस 1 लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर आ गया तो x प्लस 1 इज लेस देन 5 बना, और लास्ट में x लेस देन 1 को हम 5 के साथ लेंगे तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4 बन चुका है। अब राइट साइड में 1/x प्लस 1 लेस देन 1/2 को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 इज़ लेस देन x प्लस 1 और 1 इज़ लेस देन x। तो ये जो कंडीशन बन रही है 1 इज़ लेस देन x लेस देन 4, ये हमारी बन रही है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है, हमने जल्दी में ये क्वेश्चन कराया है आपको इसी तरह से एग्जाम में करने। हमने पहले लेफ्ट साइड सॉल्व किया, फिर हमने इसका राइट पार्ट सॉल्व किया, और दोनों से हमें क्या मिला, 1 इज़ लेस देन x लेस देन 4, यानी डी वाला ऑप्शन हमने इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड किया है। तो कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं थी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर है 1780 में किस छोटी संख्या को जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी का पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। 1780 का पूर्ण वर्ग जब मैं निकालने की कोशिश करती हूँ तो आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। सबसे पहले वर्गमूल निकाल रही हूँ मैं इसका, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल इसका निकालने की कोशिश हमने करी तो ये 4 चक्कू 16 और ये 180 बना। और बाद में वर्गमूल निकालने का तरीका यही है, अगर आपको आता होगा तो ये यहाँ पे बच गया है 16, यानी जो 1780 आया है ये क्या है, 42 के स्क्वायर से ज़्यादा है, क्योंकि शेष बच रहा है ना 42 के स्क्वायर में। अभी अगर हम इसका और आगे निकालना चाहें पॉइंट में 0 0 लगा के तो ये क्या आ जाएगा, 1780 जो है ये आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, यानी 1780 क्या है 42 के स्क्वायर से ज़्यादा है। तो यानी पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसे वो बनेगा 43 का स्क्वायर। 42 का अगर इसे घटाना होता तो 42 के स्क्वायर तक हम इसको ले आते, लेकिन हमें बनाना है इसको, कुछ संख्या जोड़नी है तो हमने क्या करना है, इसको बनाना है अब 43 का स्क्वायर, क्योंकि 42 के स्क्वायर से ज़्यादा है तो पूर्ण वर्ग के लिए हमें इसे बनाना है 43 का स्क्वायर। अब पहले देख लेते हैं 43 का स्क्वायर कितना आता है। 43 का स्क्वायर आता है 3 3 जा 9, 3 4 जार 12, 2 जार 24, और ये आता है 1849। अब 1780 में क्या जोड़ के 1849 आएगा, तो हम क्या कर देंगे, 1849 में से 1780 को माइनस कर देंगे, ये आंसर आ रहा है 69। यानी 1780 में अगर 69 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, वह पूर्ण वर्ग बन जाता है, यानी 43 का स्क्वायर बन जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, और ध्यान रखिए
देखिए कि क्या घटाना होता तो हम क्या करते, 42 का स्क्वायर निकालते और 1780 में से 42 के स्क्वायर को माइनस करते तो हमें पता चल जाता कि क्या घटाने पर हमें यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, आगे के स्क्वायर को देखेंगे और घटाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या को घटाया जाए, किस छोटी संख्या को घटाया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे के स्क्वायर को देखेंगे। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस प्रकार ये जो 131 वाला है, इसमें तो ये मुझे लगता है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि बी और सी में तो चांसेस है नहीं, और 7 जो ये लिखा है ये ऐसी पॉसिबल है इसका होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 वस्तुओं ए, बी व सी में ए बी से 20% अधिक कीमत का है। ए व सी मिलकर बी से 80% अधिक कीमत के हैं। तीनों वस्तुओं में किसकी कीमत अधिकतम है। तो मैथमेटिकल जितना पार्ट होता है मैं आपको मोस्टली क्या करवाती हूँ, जो एग्ज़ाम से पहले हमें थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल जो पार्ट होता है वो मैं आपको करवाने की कोशिश करती हूँ। परसेंटेज है, एज है, संख्याओं के हैं, अलजेब्रा का है, वो सारे पार्ट हम आपको करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सभी ए बी व सी, ए बी से 20% अधिक है, ए व सी मिलकर बी से 80% अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बी की कीमत कितनी है। बी की कीमत को हमने पहले एक्स माना था, तो चलो एक्स नहीं मानते, बी की कीमत को बी मान लिया। अब ए की कीमत क्या है, बी से 20% अधिक, यानी बी प्लस 20% ऑफ बी, बी की कीमत से 20% अधिक, यानी बी प्लस 20% ऑफ बी। और बी प्लस 20% ऑफ बी को सॉल्व करा जब हमने, तो हमने क्या पाया, ये हमारा हो जाता है आपके, यहाँ से कट के बनेगा आपका 1/5 और ये बन जाएगा एलसीएम लेके 6b/5, b प्लस b/5 है ना, तो b प्लस b/5 बन जाएगा 6b/5। ये है ए की कीमत। बाद में क्या है, ए और सी की कीमत मिलकर, यानी ए प्लस सी मिलकर बी से 80% अधिक, बी प्लस 80% ऑफ बी, यानी बी से बी 80% अधिक, बी प्लस 80% ऑफ बी। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये बनेगा 4/5b। तो b प्लस 4/5b जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है आपके 9b/5, यानी a प्लस सी आ गया आपका, a और c की कीमत मिलके 9b/5 है, और a की कीमत कितनी है हमारे पास, 6b/5। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देते हैं और c की वैल्यू निकालते हैं। तो c की वैल्यू आ जाती है 9b/5 माइनस ए की वैल्यू 6b/5, और इसको जब हमने सॉल्व करा तो पाया सी की कीमत आ गई 3b/5। अब ए की कीमत है 6b/5, बी की कीमत तो बी ही है, और सी की कीमत आ गई 3b/5। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है। 6b/5 हमारा ए का है, बी की कीमत है, और सी की कीमत है 3b/5। अब यहाँ पे 3 हमारे पास फ्रैक्शन आ गए हैं। इन तीनों फ्रैक्शन में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सबसे अधिक है, कौन सबसे बड़ा है। तो फ्रैक्शन आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको सिखाया था कि हम फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। तो हम एलसीएम लेंगे, तो जब हमने यहाँ पे 5 एलसीएम लिया तो बी वाला पार्ट भी बन गया 5b/5। अब देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए हैं, न्यूमरेटर हो गए हैं 6b, 5b और 3b। तो सबसे ज़्यादा क्या है 6b, और 6b जो कीमत है वो किसकी है, ए की है। ठीक है, तो 6b/5 वाला फ्रैक्शन किसका है, ए का, यानी ए की कीमत अधिकतम है। एक और बार मैं आपको दिखा दूँ सॉल्व करके कि हम इसको कैसे करेंगे। b की कीमत b है, a की कीमत 6b/5 है, और c की है 3b/5। ये हमने सॉल्व करके फाइंड किया है। अब सबसे ज़्यादा किसकी कीमत है, तो हम डिनोमिनेटर में b के डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो b हो जाता है 5b/5, a हो जाता है 6b/5, और c हो जाता है 3b/5। डिनोमिनेटर हटा के हम देखेंगे कि a का जो 6b है वो सबसे ज़्यादा है, यानी a की कीमत सबसे अधिक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है एक ये, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ में हमें निकालनी है दूरी यानी डिस्टेंस, और ग्राफ में हमें क्या दिया गया है, समय दिया है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे हमें क्या दिया गया है, वाई अक्ष पे हमें दिया गया है गति या चाल।
तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। एक बात तो हमारी ये हो गई। दूसरा, जब हम ग्राफ में इस तरह के सॉल्व करते हैं तो ग्राफ में जो ये चाल और समय का ग्राफ होता है, यहाँ से अगर हमें दूरी निकालनी, तो दूरी क्या हो जाएगी, जो ये एरिया बन रहा है इस एरिया का क्षेत्रफल। इस एरिया के क्षेत्रफल में सबसे पहले हम सबसे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2। बेस है 1 और हाइट है 5, तो ये बन गया 5/2। तो सबसे पहले ट्रायंगल का आ गया 5/2 एरिया यानी दूरी। फिर बीच वाला तो एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल यानी आयत, तो इसकी जो लंबाई है वो 3 बन जाती है, 1 से लेके 4 तक, और जो इसकी चौड़ाई यानी हाइट है ये क्या बन रही है, 5। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 × 5 यानी 15। ठीक है, 2 पार्ट तो हो गए। अब तीसरा पार्ट भी क्या है, वापस एक ट्राइंगल या त्रिभुज है, फिर से इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 4 to 5 1 हो जाएगा और हाइट फिर से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये पार्ट भी 5/2। अब हम टोटल इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो तीनों डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, तीनों एरिया को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 + 15 + 5/2। अब 5/2 + 5/2 मिलके क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये 10/2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5। और ये 15 तो 15 रहेगा, तो 5 + 15 = 20 मीटर, यानी यहाँ पर जो कुल डिस्टेंस आई है 20 मीटर। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हम मोस्टली आपको मैथ्स के और रीजनिंग के वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।